जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे लर्निंग एंड लीडिंग चैनल में। तो जैसा कि हम सीटेट की एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की सीरीज चला रहे थे, उस सीरीज़ में हम इस वीडियो में देखेंगे जनवरी 2012 का पेपर। तो हम देखेंगे कि किस तरह का पेपर आया था, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे और हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो भी टॉपिक्स इसमें हम कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, क्या क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, किस क्या क्या सिलेबस के जो क्या टॉपिक्स हम इस पर्टिकुलर पेपर में कवर कर रहे हैं, वो इस स्लाइड में लिस्टेड है। तो आप इस स्लाइड को देख सकते हो। ये चीज़ हम इस वीडियो के दौरान क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं पेपर को डायरेक्टली। आपका पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, उसके फैक्टर पूछे हैं। तो ये तो आपने नोट किया होगा, हमारे इस टाइप के हमने कई सारे क्वेश्चंस किए जिसपे हमको फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो इसका मैंने जो आपको अप्रोच बताया था इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का, वो अप्रोच बहुत सिंपल था कि आप एक्सप्रेशन को ढंग से देखें कि एक्सप्रेशन डेफिनेटली इस तरीके के फॉर्मेट में जमा होगा या उसको जमाना होगा कि उसमें से कुछ टर्म्स कॉमन आ जाए, कुछ टर्म्स उसमें से सही हो जाए। अब आप इसको देखोगे तो अब इसमें कुछ टर्म्स को नोटिस करो, जो आपके वाई स्क्वायर 2yz और जेड स्क्वायर, इन टर्म्स को अगर मैं एक साथ लिख लेता हूँ तो मैं इसको लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, और बाकी टर्म्स में ऐसे कैसे लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, तो अब आपका दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि आपने ऐसे कैसे लिख दिया इसको, ये तो हमें तो दिखा ही नहीं। तो यही इसमें मैंने आपको हर पॉलिनॉमियल जो भी फॉर्म आती है उसमें बताया था कि आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन अपना बढ़ाना होगा और आपको देखना होगा कि इसमें से कौन सी टर्म्स हैं जो मेरा होल स्क्वायर के फॉर्मेट में बन जाएंगी। एक बार आपका वो दिख गया तो फिर आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे अब आप इसमें देखो, अब इस क्वेश्चन में ये क्या है, ये है वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरी एक टर्म बन गई। ठीक है, और इसको एक टर्म मेरी ये एक्स प्लस वाई माइनस जेड तो एज इट इज आ ही रही है। अब देखो, अब इसको नोट करो, ये क्या है, मेरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेट है। तो इसको अगर मैं तोड़ूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो मेरे फैक्टर्स क्या होते हैं इसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मेरे फैक्टर होते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो मैं इसको लिखूंगा एक्स माइनस वाई माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो वाई प्लस जेड, एक मेरा फैक्टर हो जाएगा ए माइनस बी और एक फैक्टर हो जाएगा मेरा ए प्लस बी, एक्स प्लस वाई माइनस जेड और मेरा ये प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड तो यहाँ पे है इसे। अब आप इसमें देखोगे तो ये देखो, ये दो टर्म्स में फिर से कॉमन आ गई। इन दोनों टर्म्स को मैं अगर कॉमन ले लेता हूँ, एक्स प्लस वाई माइनस जेड मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, तो मेरे पास इसमें क्या बचा, एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस वन। ठीक है, ये मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो ये वाली टर्म तो वन बन गई और ये वाली टर्म केवल ये बच गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो फाइनली मेरा फैक्टराइज हो गया। बस फैक्टराइज क्या होता है, मैं उसको दो किसी पॉलिनोमियल में बांध के रख दूँ। अब इसमें देख लो, इसमें पूछा है वन ऑफ द फैक्टर, एक फैक्टर तो इसका ये है, एक फैक्टर इसका ये है। तो अगर ऑप्शन आप चेक करो तो इसमें जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो मेरा वन ऑफ द फैक्टर को बता रहा है। तो मेरा इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो सीखने वाली बात इसमें बस यही है कि फैक्टर आपको निकालना आना चाहिए। वो तो आपकी इसमें जो आपने वीडियो देखोगे, बहुत सारे हमारे जो भी वीडियोस हैं, हमने ऑलमोस्ट लाइक 12th पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। हम 11 पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने मल्टीपल टाइम्स पॉलिनोमियल के क्वेश्चन सॉल्व किए और मैंने मल्टीपल टाइम्स उन कॉन्सेप्ट को रीआइट्रेट किया है। तो आप मेरी चैनल में जब इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप देखेंगे प्लेलिस्ट में आपकी सारे वीडियोस लाइन से अरेंज्ड हैं और 11 के 11 वीडियोस, और ये वाला वीडियो भी मैं वहाँ जाके प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। और आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने सबके लिंक दिए हुए हैं विद ईयर, तो आप वहाँ जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें सीखने वाली बात पे एक तो आपको फैक्टर पता होना चाहिए, फैक्टर कैसे निकालते हैं। उसका फैक्टर निकालने का तरीका होता है कि आप इस टाइप की जो पॉलिनोमियल आती है उसमें इस तरीके से अरेंज करें, कुछ टर्म्स स्क्वायर बन जाएंगी, कुछ टर्म्स और दूसरी टर्म के साथ कंपोजिशन बनाते हुए एक डिफरेंट टाइप का फॉर्मेट बना लेंगे, आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जो कि हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी हो सकता है, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी हो सकता है। इस टाइप का फॉर्मेट आपका बन जाएगा। ठीक है, तो बस आप इसमें ये चीज़ को ध्यान रखें तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स विल आई बी राइटिंग 2 इफ आई रोट डाउन। तो 11 से 199 के बीच में मैं नंबर लिखता हूँ, तो मेरे से पूछा कि 2 कितने बार आएगा उसके बीच में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में पता है आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो आप
प्रैक्टिस से भी आपको आ जाएगा और आप याद भी रख सकते हो। देखो 1 से 100 के बीच में मेरा 2 20 बार आता है, ठीक है। अब आप इसको काउंट करके देख लेता। देखो 1 से 10 के बीच में एक बार आएगा, उसके बाद आप 20 वाली लाइन को छोड़ दो क्योंकि 20 वाली लाइन बहुत बार आएगा। उसके बाद 30 से आप 40 में देखो एक बार आएगा, ऐसे आप 40 से 50 में देखो एक बार आएगा, ऐसे आप देखोगे तो ये आपका लगभग उस पूरी सीरीज में अदर देन द जो आपकी 20 वाली सीरीज है 11 बार आ चुका होगा। और एक 11 से 20 के बीच में ये आपका 9 बार 10 बार फिर से आएगा, तो आपका टोटल जो हो जाएगा 1 से 100 के बीच में 20 बार आ जाएगा। ऐसे ही आप देखोगे कि 100 से 200 के बीच में भी ये 20 बार आएगा, आप इसको भी काउंट करके देख लेना आप। तो ये आपको पता चल गया कि 1 से 100 के बीच में नंबर 20 बार आता है, कोई भी 100 से 200 के बीच में वो नंबर 20 बार आता है। अब इसमें पूछा क्या है, पूछा है आपसे 11 से 199 के बीच में, तो आपने केवल इसमें टोटल 40 बार आया, कहाँ से 1 से 200 के बीच में टोटल 40 बार आया है, ठीक है। लेकिन 11 से 199 के बीच में क्या हुआ कि एक नंबर जो आपका 1 से 10 के बीच में एक बार आता था वो था 2, वो इसमें नहीं आएगा, तो वो आप हटा दो इसमें। तो 11 से 199 के बीच में आपका केवल ये आ जाएगा 40 माइनस 1 विच इज नथिंग बट 39 बार। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 39 विच इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है 39। तो बस इसमें समझने वाली बात इतनी सी कि अब ये चीज़ ध्यान रखो, आप काउंट भी कर सकते हो, क्विकली काउंट हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा बड़े नंबर देते नहीं है। लेकिन क्या है, आप हमेशा ये ध्यान रखो 1 से 100 के बीच में कोई नंबर कितनी बार आता है, 100 से 200 के बीच में भी उतनी बार आएगा, क्योंकि नंबर कंपोजिशन रिपीट होती है। कोई भी नंबर आप देखोगे, अगर आप नंबर 3 उठा लो तो नंबर 3 भी आपको 20 बार ही आएगा, क्योंकि होता क्या है कि आपका जो 1 से लेके 10 तक के बीच में वो नंबर एक बार ही आएगा। ओनली एक ऐसी टाइम आएगी जब वो नंबर, जैसे 30 की जो सीरीज आएगी 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ये 40, इसमें सीरीज में ये नंबर 10 बार आ जाएगा। तो बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, बाकी और ये नॉर्मल 10 बार आएगा अलग नंबर में, टोटल आपका जो होगा 20 बार आएगा, ठीक है। चलो होप आपको बात समझ में आ गई होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीन ऑफ द मीडियन, मोड एंड रेंज द ऑब्जर्वेशन आर। तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये हम कितनी बार कर चुके हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सॉर्ट कर लो उन नंबर्स को। तो सॉर्ट करोगे तो आप क्या होगा, इसको सॉर्ट कर लो आप, ये बन जाएगा आपका, अगर मैं इससे देखो तो मेरा सॉर्ट करूँगा, पहले आएगा मेरा 6, फिर आएगा मेरा 6, उसके बाद उससे छोटा मेरा क्या है 8, फिर आएगा मेरा 8, 8 कितनी बार है 2 बार, ठीक है। उसके बाद मेरा आएगा 9, 9 कितनी बार है मेरा 3 बार, तो 9 9 9, उसके बाद आ जाएगा मेरा डायरेक्ट 14, ठीक है। तो वेरीफाई कर लो आपने सारा डेटा कवर कर लिया। अब उसके बाद तो आप एक एक चीज़ निकालते जाओ। सबसे पहले आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले आपसे निकालना है आपको मीडियन, ठीक है। तो मीडियन का मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर आपके जो नंबर्स ऑड है, नंबर ऑफ जो आपके डेटा सेट है उसमें अगर नंबर ऑड है, तो आपका जो टोटल नंबर अगर ऑड है तो वो आपका बीच वाला नंबर आपका मीडियन हो जाएगा। अब इसमें देखो, अब इसमें ये क्या हो रहा है 2 2 4 2 6 2 8, ये आपके इवन है। इवन का मैंने तरीका क्या बताया था, आप इवन में 2 आ जाएंगे, जो मीडियन में नंबर 2 आ जाएंगे, तो आप आगे से 3 छोड़ दो, पीछे से 3 छोड़ दो, ये आपके 2 नंबर आ गए। और मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी आपके 2 नंबर आए 8 + 9/2, ये आ जाएगा आपका 8.5, ठीक है। तो आपका मीडियन कितना आ जाएगा 8.5। ऐसे ही आप इसका निकाल लो मोड। मोड मैंने आपको क्या बताया था, मोड होता है मोस्ट फ्रिक्वेंट नंबर, जो आपका नंबर सबसे ज्यादा बार इस सीरीज में आ रहा है वो क्या आ रहा है 9, तो आपका मोड कितना आ जाएगा इसका 9। अब एक फिर आपसे पूछा है कि इसकी रेंज बतानी है आपको, रेंज क्या हो जाएगी, अगर आप इसकी रेंज निकालोगे इस वाले डेटा सेट की, तो मैंने आपको बताया था कि रेंज का तरीका क्या होता है कि जो सबसे बड़ा है उसमें से सबसे छोटा है वो घटा दो आप, तो 14 - 6, तो ये आपकी रेंज हो जाएगी इसकी 8, ठीक है। आपके पास तीनों डेटा आ गया। आपसे पूछा क्या है, द मीन ऑफ द मीडियन, मोड एंड रेंज, इन तीनों का आपसे मीन पूछा है, तो मीन निकाल लो इसका मीन ऑफ मीन, इन तीनों का मीन आपसे पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका, अगर इसमें मैं कलर चेंज कर लूँ तो ये हो जाएगा 8.5 + 9 + 8 / 2, तो ये आ जाएगा आपका 25.5 / 3, नॉट डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि मीन किसी भी नंबर का मीन निकालते हैं तो नंबर का सम डिवाइडेड बाई दैट मेनी टोटल नंबर। तो आप इसको सोल्व करोगे, आ जाएगा 3 × 8 = 24 और 15, तो आ जाएगा आपका 8.5, विच इज नथिंग बट आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो होप आपको ये बात समझ में आ गई कि मीन मीडियन मोड जो है परफेक्ट आपका डेफिनेटली 2021 में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा।
आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। मैंने जो स्टेप्स बताई वो आप स्टेप्स ध्यान रख लो। ये आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपका 2020 में आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि गिवन n नंबर्स वेयर n इज ग्रेटर देन 1 ऑफ विच वन नंबर इज दिस एंड अदर ऑल आर 1, तो मीन ऑफ देन n नंबर्स इज। अब ये मीन का एक और इसमें क्वेश्चन आ गया। नॉर्मली आप देखोगे कि मीन मीडियन मोड का एक ही क्वेश्चन आता है, और मुझे प्रोबेबिलिटी भी लग रही है कि चांसेस है कि एक ही क्वेश्चन आएगा, पर इस पेपर में हमारे 2 क्वेश्चन, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट अगेन सेम ही है, क्योंकि इसमें मीन पूछा है, तो मीन क्या होता है मेरा, उन नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय n। तो मेरे को बोला हुआ है कि n नंबर्स हैं जिसमें से एक नंबर मुझे दिया हुआ है, एक नंबर है मेरा, n नंबर्स हैं सपोज, तो मेरा एक नंबर दिया हुआ है जो मेरा फर्स्ट नंबर है, मैं मान लेता हूँ इसको, सपोज ये फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट नंबर नहीं होगा, मैं इसको मान रहा हूँ। ठीक है, मेरा दिया हुआ है कि फर्स्ट नंबर मेरा दिया हुआ है 1 - 1/n, ये मेरा पहला नंबर है उस डेटा सेट का। और मेरे से बजाय ऑल अदर आर वंस, तो और कितने बचे, एक दे दिया, तो रिमेनिंग नंबर कितने बचे, रिमेनिंग नंबर्स बचे मेरे n - 1, n टोटल थे, इसमें से पहला ये हो गया, तो बचे कितने, n - 1। अब मेरे से पूछा इनका सम। अब देखो n - 1 नंबर का सम कितना होगा, आप किन्हीं भी 5 नंबर का सम निकालो, अगर वो 1 है, 5 नंबर अगर वो 1 है, तो एक को 5 बार जोड़ूंगा तो मैं क्या आएगा, 1 + 1 + 1 + 5 टाइम, तो 5 ही आएगा। मैं 1 को 10 बार जोड़ूंगा तो 10 ही आएगा। अगर मैं 1 को n - 1 बार जोड़ूंगा तो भी n - 1 ही आएगा। तो मेरा जो मीन होता है, मीन मेरा फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स। तो पहले तो आएगा मेरा सम ऑफ, यहाँ पे मेरा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल वंस, क्योंकि ये तो मेरा कुछ नंबर तो 1 से मेरे n - 1 1 से, प्लस एक मेरा ये नंबर एज इट इज दिया हुआ है उन्होंने, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर कितने हैं n, ये मेरा बनेगा। अब अगर मैं सम ऑफ ऑल वंस निकालूं, जो कि मेरे कितने हैं, n - 1 है, तो n - 1 को अगर मैं 1 बार, 1 को अगर मैं n - 1 टाइम जोड़ूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 + 1 + 1 + 1 n - 1 टाइम्स, प्लस ये नंबर तो मेरा एज इट इज है इसे डिवाइडेड बाई n, तो ये कितना हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी मेरी n - 1। क्योंकि अगर मैंने आपको बताया था कि अगर मैं 1 1 1 1 1 ऐसे 5 बार जोड़ूँ तो 5 आएगा, 6 बार जोड़ूँ तो 6 आएगा, n बार जोड़ूँ तो n आएगा, n - 1 बार जोड़ूँ तो n - 1 आएगा। तो मेरा इसका बन जाएगा ये n - 1 प्लस वो नंबर मेरा एज इट इज आ रहा है 1 - 1/n डिवाइडेड बाई n। अब आप इस क्वेश्चन, इसको आप नॉर्मल एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये आपका बन जाएगा n² - 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 1 - 1/n²। तो आपका इसको आंसर जो हो जाएगा 1 - 1/n², ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है मीन का, लेकिन आपको इसमें बस ध्यान क्या रखना है कि जो मेरा फॉर्मूला है मीन का, वो फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाई n। इसलिए मैं आपको पता है फंडामेंटल्स पहले बता रहा हूँ, जो फाउंडेशन उसका है मीन निकालने का। तब आप क्या होगा, इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा ना, जो ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, उसमें आप फंसोगे नहीं। अगर आपने कोई ट्रिक ध्यान रख लिया आपने इन क्वेश्चंस की, तो ट्रिक से आप वो क्वेश्चन तो कर दोगे जिस क्वेश्चन को देख के आपने ट्रिक याद रखी थी, लेकिन आप उसके अलावा और क्वेश्चन आ गया तो आप फंस जाओगे। इसलिए आप ट्रिक ध्यान रखो, लेकिन आप उसका फंडामेंटल जरूर समझ लो कि वो ट्रिक बनी कैसे है, उसका बेसिक फंडामेंटल क्या है। बेसिक मीन का जो फंडामेंटल है वो ये है कि सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्राफ का क्वेश्चन है, और मोस्टली जो ग्राफ का क्वेश्चन होता है उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जो ग्राफ है उसमें डेटा जो दिया हुआ है, उसको डेटा को एनालाइज करना होता है मोस्टली, कि आपका जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा किस तरीके से चेंज हो रहा है। देखो आपसे पूछा क्या है, इसमें आपसे पूछा ये बार चार्ट है, मैंने आपको बताया था कि कुछ बार चार्ट होते हैं, कुछ आपके हिस्टोग्राम होते हैं, पाई चार्ट होते हैं, लाइन चार्ट होते हैं, मैंने सब डिफरेंट टाइप के आपको चार्ट बताए थे। तो ये भी एक क्वेश्चन हमने किया था, तो चार्ट का क्वेश्चन आ सकता है। तो इन्होंने चार्ट तो दिया ही, साथ साथ उसकी एक एप्लीकेशन दे दी है। ठीक है, तो समझते हैं क्या बोल रहा है कि ग्राफ दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि किन 2 मंथ्स के बीच में जो चेंज है वो मैक्सिमम हुआ है। देखो यहाँ पे चेंज पूछा है आपसे, डिक्रीज या इंक्रीज नहीं पूछा है। कुछ भी हो, चाहे वो डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, जो भी चेंज हुआ है किन 2 महीने में सबसे ज्यादा हुआ है। तो हम ऑप्शन जो दिया है उस हिसाब से देख लेते हैं। देखो पहला ऑप्शन है मेरा मई जून। ठीक है, अगर आप पहला ऑप्शन में देखो तो मेरा मई कहाँ पर है, मेरा मई है यहाँ पर,
और जून है यहाँ पर, यानी कि मेरे को जो डिफरेंस निकालना है वो ये निकालना है, ठीक है, ये वाला डिफरेंस निकालना है मुझे, ब्लू वाला मई के लिए, ठीक है। तो मेरा मई जून का डिफरेंस क्या आ जाएगा, देखो आप अगर निकालोगे तो मई जून का डिफरेंस आ जाएगा मेरा, ये कितना था 4.25 था जून में था 4.25, मैं केवल इंक्रीज निकाल रहा हूँ, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है तो कितना इंक्रीज हुआ है 4.25 माइनस 3.75, मई में कितना था, अगर मैं यहाँ से लाइन डालूंगा तो मई में कितना आएगा, ये देखो ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, ये हो गया मेरा मई जून, तो मेरा हो गया 4.35 माइनस 3.75 विच इज नथिंग बट 0.5, तो ये मेरा चेंज आया पहले ऑप्शन के लिए मई जून के लिए, ठीक है। मैं दूसरे ऑप्शन के लिए निकाल लेता हूँ, तो मेरा दूसरे ऑप्शन के लिए चेंज क्या आ जाएगा, तो मैं दूसरा ऑप्शन कह रहा है मेरा जनवरी टू फरवरी, अगर मैं जनवरी टू फरवरी कौन सा है मेरा, फेब में मेरा ये है और जनवरी में मेरा ये था, तो ये आ जाएगा मेरा 3.75 माइनस 3.5, यहाँ पे घटा है, ये हो जाएगा मेरा 0.25, ठीक है। ऐसे ही मैं निकाल लेता हूँ फेब मार्च के लिए, ठीक है। फेब मार्च के लिए मेरा कितना हो जाएगा, मेरा फेब ये है, यहाँ पे फेब मेरा ये है 3.5 और मेरा मार्च है ये 4.25, तो मेरा फेब मार्च के लिए आ जाएगा 4.25 माइनस 3.5 विच इज नथिंग बट 0.75। एक मैं निकाल लेता हूँ अपना अप्रैल के लिए भी, ठीक है। तो मेरा अप्रैल के लिए ऑप्शन नंबर 4 अप्रैल मई, तो मेरा अप्रैल कहाँ है, अप्रैल मेरा है ये 4.75 सबसे हाईएस्ट और मई है मेरा ये 3.75, ये ठीक है। तो ये वाला पार्ट ऑरेंज वाला, ठीक है, ये ऑरेंज वाला कहता है 4.75 माइनस 3.75, ये कितना आ गया मेरा 1। अब आप देखोगे मेरे पास वैल्यूज कितनी थी 0.5, 0.5, 0.25, 0.75 और 1। पूछा क्या है मेरे से, ग्रेटेस्ट सबसे ज़्यादा किस में, तो इसी में चौथे में, चौथा क्या है मेरा अप्रैल टू मई, मेरा ऑप्शन कौन सा हो गया अप्रैल टू मई। तो मैंने तो इसको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लिया है, पर आप इसको क्विकली चेक करोगे तो आपको क्विकली पता चल जाएगा कि आपका जो मैक्सिमम चेंज है वो अप्रैल टू मई में हो रहा है। बस यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, उन्होंने आपको चेंज पूछा है, वो चेंज आपका घट भी सकता है, चेंज आपका बढ़ भी सकता है। जैसे आप अगर इसमें नोट करोगे तो आपका जो फेब मार्च में जो हो रहा था वो बढ़ रहा था, लेकिन आप जैन फेब में देखोगे तो जैन में जो था वो वैल्यू घट रही थी, लेकिन मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो घट रही थी कि बढ़ रही थी, मेरे को बस चेंज देखना है, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, कहाँ मैक्सिमम चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को पलट के वो यही बोल सकते हैं कि आप बताओ कहाँ पे मैक्सिमम डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है, तो फिर आपका क्या होगा, हमेशा लास्ट माइनस फर्स्ट चलेगा, तो फिर आपका नेगेटिव होगा तो वो कम हो जाएगा। अगर आपसे नंबर फॉर्मेट में पूछ ले तो वो आपको बस यहाँ पे ढंग से पढ़ना है क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि किस में आपकी एक्चुअल डेटा गिरा है या एक्चुअल डेटा बढ़ा है, तो आपको उस हिसाब से उसमें डिसीजन लेना है, ठीक है। तो होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये वाला क्वेश्चन हमने पहली बार ही किया है, हमने एटलीस्ट ये जो कैटेगरी आती है ये डेटा इंटरप्रिटेशन की कैटेगरी आती है, डेटा एनालिसिस की कैटेगरी, कि आपको कुछ डेटा दिया होता है। पेपर 1 में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पेपर 2 में फ्रेंड्स मैंने देखे नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन, बट ये क्योंकि अब जो क्या है पैटर्न चेंज हो रहा है सीटेट का, मैंने देखा है कि अगर आप जो लेटेस्ट पेपर देखोगे उसमें मोस्टली एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन ज़्यादा है। पहले आपको क्वेश्चन नंबर सिस्टम के इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते थे कि आप एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो या इन नंबर को जोड़ो इनको घटाओ, लेकिन अब जो पेपर बन रहे हैं एटलीस्ट उनमें एप्लीकेशन बेस्ड पेपर बन रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आप पे। तो आप ध्यान रखो ये क्वेश्चन थोड़े क्या हटके होते हैं, इसमें मैथमेटिक्स नहीं लॉजिक थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। मैथमेटिक्स तो इसमें केवल प्लस माइनस इंटू मल्टीप्लाई इतनी सी होती है, लॉजिक इसमें ज़्यादा होता है। तो आप ग्राफ को ढंग से देखें, क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसके बाद आप अपना ऑप्शन लगाएं, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा है कि टू पॉजिटिव नंबर x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इफ x इंक्रीज बाय 10% देन y डिक्रीजेस बाय। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी इसमें, जो फन ट्रिक बताई थी, ट्रिक कहूंगा या एक अप्रोच बताई थी, कि आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जहाँ पे आपकी x y ऐसी कोई वैल्यू दे रखी है, तो आप ये ध्यान रखो कि अगर आपको डायरेक्ट परसेंटेज दिया हुआ है ना और आपको वो वैल्यू नहीं दी हुई है, तो आपको बस एक ये ध्यान रखना है कि आप हमेशा 100 मान लो उसको, जो भी आपकी रेफरेंस वैल्यू नहीं है उसको आप 100 मान लो, ठीक है। तो आपका रेफरेंस वैल्यू इसकी क्या है, तो रेफरेंस वैल्यू हो जाएगी आपकी 100, ठीक है। तो अब मैं मान लेता हूँ उसको, देखो और एक चीज आप इसमें ध्यान रख ली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता क्या है, ठीक है। इसमें देखते हैं, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि x और y जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर x बढ़ेगा तो y घटेगा और x घटेगा तो y बढ़ेगा, तो ये दोनों
मैंने आपको चीज़ बताई थी, अगर x घटेगा तो y बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था वन ऑफ द क्वेश्चन में कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। आप देखोगे पुराने वीडियो तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। ये चीज़ हम डिटेल में हमने वहाँ पढ़ी थी, यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो जाता है हमारा, इससे हमारा जो चीज़ बन के आती है वो ये बन के आती है कि अगर इनका मैं रेशियो ले लूँ दो वैल्यू का तो ये इस तरीके से आएगी। ठीक है, ये आपका इससे निकल के आता है कि मेरा जो अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो मेरी अगर दो वैल्यू है x1 x2 y2 y1 तो उसमें ये रिलेशनशिप आएगा। यानी कि अगर मैं इसमें निकाल रहा हूँ x इंक्रीज बाय 10% तो y डिक्रीजेज बाई, तो मेरा मुझे पूछा क्या है, मुझसे y2 पूछा है, तो मेरा y2 कितना हो जाएगा इसमें x1 y1 डिवाइडेड बाई x2। ठीक है, अब बस आप, मैंने आपको कहा था 100 मान लो, तो x को आप 100 मान लो, तो x1 मेरी इनिशियल वैल्यू थी मेरी 100, y की भी मेरी इनिशियल वैल्यू थी मान ली मैंने 100, और मेरी x2 कितनी है, क्योंकि x इंक्रीज बाय 10%, तो एडवांटेज क्या है 100 मानने का, अगर आपका x 10% से इंक्रीज हुआ है तो आप डायरेक्ट उस 10 को जोड़ दो इसमें, ये आपका एडवांटेज है इसमें 100 मानने का। तो आपकी नई वैल्यू कितनी आ जाएगी y2 की, आपकी नई वैल्यू आ जाएगी 1000/11। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि बताओ ये कितना y डिक्रीज हुआ। ये तो मुझे कंफर्म है कि y डिक्रीज हुआ है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि x और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो x बढ़ा है, x अगर बढ़ा है तो y घटेगा। ये तो हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल के कॉन्सेप्ट में सीखा ही था। तो अब घटी हुई वैल्यू कितनी आएगी, तो y2 मैंने y1 कितनी मानी थी 100, तो अब नई वैल्यू कितनी आई है 100, तो कितनी घट गई 1000/11, तो मेरी कितनी आ जाएगी। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100/11। यही आपका परसेंटेज है, क्योंकि आपने 100 मानी थी, रेफरेंस परसेंटेज 100 मानी थी, तो आपका जो घटाने पे डायरेक्ट वैल्यू आएगी वो भी परसेंटेज में आएगी। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 100/11। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो कॉन्सेप्ट इसमें समझने वाले दो हैं, एक तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो हमने यहाँ भी देखा है, हमने डिटेल में पुराने वीडियोस में डिस्कस किया है, पुराने वीडियोस जाके देखना, उसमें आपको पता लग जाएगा। और इसमें एक जो कॉन्सेप्ट हमने पुराने वीडियोस में भी, ये तो हमारी अप्रोच का ही पार्ट रहा है कि जब भी परसेंटेज में क्वेश्चन आता है और आपको डेटा नहीं दिया हुआ है कि किसका परसेंटेज है, किसका आपको रेफरेंस वैल्यू नहीं है, तो आप रेफरेंस क्या मान लो 100 मान लो, तो 100% हमेशा आपकी रेफरेंस वैल्यू होती है, तो उससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो होप ये बात आपको समझ में आई होगी। है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल हमको दिया हुआ है और हमसे बोला है कि इन द फिगर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमारा ए बी सी जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है विद सी ए सी बी। तो आप इसमें ध्यान रखो, सी ए सी बी जो उसकी आइसोसेलेस साइड दे रखी है, सी ए सी बी क्या है, आइसोसेलेस साइड है। ये हमारी दोनों जो है आइसोसेलेस साइड है, तो ऑब्वियसली अगर ये आइसोसेलेस है तो हमारा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि साइड के सामने वाला एंगल, साइड के सामने वाला एंगल आइसोसेलेस में बराबर होता है। ठीक है, अब आपको दिया हुआ है इसमें कि इफ बी सी इज प्रोड्यूस टू द पॉइंट ए, बी सी को इलांगेट किया जाता है और डी तक ले आते हैं, और सी और उसको हम ई तक ले आते हैं, कहते हैं कि सी और बी सी परपेंडिकुलर है। ये एंगल आपको परपेंडिकुलर दे रखा है, जो सी एंगल है वो आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। अब से आपको डी भी दिया हुआ है, डी है E/2 और A/2 के बराबर है। अब आपको निकालना है ACD, तो आपको ACD मतलब आपको निकालना है इसमें ये वाला एंगल है। ठीक है, ये आपसे पूछा है इसमें। ठीक है, तो वही बेसिक मैंने आपको पहले ही बताया, ट्राइंगल आपको दिखते हैं, जो कॉन्सेप्ट आइसोसेलेस भी दे रखा है, तो छोटा सा आइसोसेलेस का कॉन्सेप्ट, और आपको लगाना है इसमें सम ऑफ द एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, दैट्स ऑल। आइसोसेलेस का तो आपको दिया हुआ है, तो पता है आपको कि अगर आइसोसेलेस में ए और बी एंगल बराबर होंगे, तो मैं इसको मान लेता हूँ ये है आपका एक्स, ये भी आपका कितना हो जाएगा एक्स, तो ये दोनों एंगल मेरे एक्स हो गए। हमें से बोला है कि डी एंगल जो है वो ए का आधा है। ठीक है, ए का आधा है मतलब ये वाला एंगल मेरा कितना हो गया x/2, क्योंकि मेरा a था x, तो ये हो गया मेरा x/2। अब मेरे से बोला है कि और आपका e और a दोनों बराबर है, यानी ये मेरा है x। ठीक है, अब आप ट्राइंगल सी डी ई को पकड़ो, इसमें आप लगाओ अपना सम ऑफ एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, तो मेरा कितना हो जाएगा x प्लस x/2 प्लस 90, ये तीन एंगल है मेरे, ई डी और सी एंगल, ये है मेरे 180 डिग्री के बराबर। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3x/2 इक्वल टू 90, तो इससे आपका x कितना आ जाएगा, अगर आपने इसको 30 को काट दिया तो आपका x आ जाएगा 60। ठीक है, तो यानी कि x 60 है, आपका x 60 है, ये भी 60 हो गया, आपका ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 हो गया। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ पे ये भी आपका 60 हो गया। अगर आपका ये 60 है, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना बचा फिर आपका 120, सिंपल, क्योंकि ये पूरा एंगल तो 180 है। आपका सी और ये वाला एंगल कितना है आपका 180 है, तो आपका
ये 60 हो गया, तो आपका ये वाला कितना बचा, 180 माइनस 60 विच इज नथिंग बट 120। तो आपका जो एंगल पूछा था, जो क्वेश्चन मार्क वाला था, वो हो गया आपका 180 120 सॉरी। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो सिंपल सा ट्राइंगल का ही फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया था। ट्राइंगल आपको जब भी दिखे एंगल वाला क्वेश्चंस अगर पूछा जा रहा है तो आपका 99% उसमें सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 180 से आपका वो सॉल्व हो जाएगा। बस आपको लगाना कहाँ पर है, कौन से एंगल को चूज करके लगाना है, वो थोड़ा सा उसमें लॉजिकल पार्ट है। बाकी 99% आपके क्वेश्चन इस वाले लॉजिक से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे बोला है कि द लीस्ट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई दिस। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया आपको कि एक नंबर है जो जिसमें डिविजिबल बाई, जिसमें इन सब का भाग चला जाता है, अगर उसको मैं हिंदी में करूँ, और मैंने हिंदी में बताया था कि ऑल्सो डिविजिबल बाई, अगर वो नंबर डिविजिबल बाई है इन चारों नंबर से, वो क्या होगा, वो नंबर इनका एलसीएम होगा ऑब्वियसली। ठीक है, जिसमें इन चारों का भाग चला जाए, जिसमें में मतलब एम से, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि एम से आप एलसीएम, तो इन चारों का एलसीएम निकालना है हमको। तो आप यहाँ पे एलसीएम निकाल लो इन चारों का, 10 12 15 18। अब ये एलसीएम निकालना तो आपको आता ही होगा, तो बेसिक है, आपको करना क्या होता है, आप डिवाइड करो सबसे पहले तो 9, आप उसके बाद इसको 5 से डायरेक्ट कर लो 9, उसके बाद आप इसको 2 से फिर कर लो, तो हो जाएगा 3 3 9, या आप 3 से कर लो 1 1 3 और 3। तो ये आपका इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 20, तिया 60, तिया 180। तो आपका इसका एलसीएम आ गया, इसका एलसीएम 180। समझने वाली बात इसमें बस ये है कि मुझे एलसीएम निकालना है, बस ये अगर आपको बात पकड़ में आ गई तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन, ये मैंने आपको बताया था ना कि अब जो नए पेपर बन रहे हैं उसमें एप्लीकेशन पूछी जाती है एलसीएम एचसीएफ की। आपको ये नहीं बोलेगा डायरेक्ट कि ये 4 नंबर है, इसका एलसीएम निकालो, तो वो तो आपके 99% लोग निकाले देंगे, क्योंकि एलसीएम निकालना तो सबको आता है। वो आपका कुछ देंगे इन 4 नंबर की एप्लीकेशन, और उसमें आपको वो एप्लीकेशन पढ़ के ये डिसाइड करना होगा कि यार मुझे इसका एलसीएम निकालना है। जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है आपका ये डिविजिबल बाई, जिसमें इन चारों का भाग चल जाता है। तो फिर आपको फंडामेंटल चीज पता होना चाहिए कि एलसीएम वो होता है इन किन्हीं भी 4 नंबर का या 5 नंबर का, जिसमें उन चारों पांचों नंबर का भाग चला जाए, वो होता है हमारा एलसीएम। तो वो इसका हो गया 180। अब आते हैं हमारे इसके सेकेंड पार्ट पे। अब हमारा एक चीज ये बोल रहा है कि आपका जो वो नंबर है इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अब वो नंबर क्या होगा, ये बात आपको कंफर्म समझ में आ गई कि एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो उसका 180 होगा। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट देखो आप, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 180, लेकिन इससे अगर 360 होगा वो भी इन चारों से डिवाइड है। आप इसका अगर इसका 180 का मैं कुछ भी मल्टीपल लेता हूँ, 180n लिख देता हूँ अगर मैं इसको, तो अगर मैं इसको 180n की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो वो तो मेरा लीस्ट कॉमन आ गया। लेकिन मैं 2 ले लेता हूँ तो मेरा 308 आ जाएगा। अगर मैं 3 ले लेता हूँ तो मेरा 540 आ जाएगा। अगर मैं n की वैल्यू 3 ले लूँ तो मेरा 180n कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ n बराबर 3, यहाँ पे लिया मैंने n बराबर 2, तो ये हो जाएगा 540। तो मुझसे पूछा है कि ऐसा एक नंबर निकालो आप जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो अब तो उसका कोई तरीका, आपका n बराबर आप रख के देख लो 1 2 3 4 5, और वो लीस्ट भी होना चाहिए। तो आप इसको जब ऐसे देखोगे तो 5 पे आप देखोगे कि 180 जो n है वो आ रहा है 900। तो आपको पता है 930 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो यही आपका जो लीस्ट हो जाएगा। आगे और आएंगे, आप अगर देखोगे, अगर आप 6 रखोगे तो आपका और नंबर आएगा, आप ऐसे बढ़ाते जाओगे। लेकिन हमसे ये पूछा है कि लीस्ट नंबर, तो हमारा लीस्ट नंबर तो क्या होगा, 900 ही होगा। तो मेरा इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1। तो देखो इस क्वेश्चन में दो, कितना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप इसमें देखो, लग रहा है इजी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। एक तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि मुझे 4 नंबर का एलसीएम निकालना है, और आपको एक चीज और पता होना चाहिए जो कि हमारी एलसीएम की एब्रीविएशन की फुल फॉर्म होती है, कि वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसमें उन चारों नंबर का भाग जा रहा है, वो उन ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जिसमें उन चारों का भाग चल जाएगा, उन सब में वो छोटा है। अब यहाँ पूछा है कि आप और भी नंबर बताओ मेरे जिसमें इनका भाग चला जाए लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो आपको इसमें दो का कॉम्बिनेशन चेक करना है, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो आपको पहले तो आपने लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लिया, फिर आप देखा कि आपने वो जो मल्टीपल है, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, वो नेक्स्ट क्या होगा, को किसी का 1 से गुणा होगा, 2 से होगा, उन्हीं के मल्टीपल्स होगा वो। तो उनका मल्टीपल्स आप निकालोगे तो आप देखोगे 900 पे आके वो परफेक्ट स्क्वायर भी हमको मिल जाता है। तो वो हमारा इंटरसेक्शन होगा, वहां पे हम कह सकते हैं कि 900 एक ऐसा नंबर है जो
इस चारों से डिवाइड भी हो रहा है क्योंकि इसके वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का ही एक पार्ट है, ठीक है, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो ये इंटरसेक्शन पे हमारा 900 मिल गया जो हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप समझना, इसको ढंग से 2-3 बार देखना, इस वीडियो को आगे पीछे करके आप इस बात को ढंग से समझ लेना, तो आपके ये जो अब जो 21 में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया आपको एप्लीकेशन बेस्ड, तो आपको उसमें ईजी रहेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये तो सिंपल आपका बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, आपको बस वो बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमारा जो हम किस तरीके से उसमें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड मास में आता है आपका ब्रैकेट, तो अगर मैं इसको लिख लूँ यहाँ पे एक्सप्रेशन को एज इट इज, ये दिया है मेरा 4 2 - 9 की पावर 0 प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3, ठीक है। तो मेरा बोर्ड मास क्या कहता है, मेरा बोर्ड मास कहता है सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो ब्रैकेट मैंने आपसे कहा था कि किसी भी टर्म की पावर अगर 0 हो तो वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा 1 ही होती है, चाहे वो कुछ भी हो अंदर एक्सप्रेशन, उसकी अगर पावर 0 है तो हमेशा 1 होगी। तो मैं इसको लिखता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ 4 - 1 प्लस, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आप डिवाइड करो, तो हमारा बोर्ड मास क्या होता है, हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं, तो ये क्या है 3 स्क्वायर विच इज नथिंग बट 9 डिवाइड बाई 1 प्लस 3, तो ये तो आपका 9 ही हो गया, तो ये हो जाएगा मेरा 4 - 1 प्लस 9 प्लस 3, तो आप तो ये नॉर्मल प्लस माइनस हो गया। अब प्लस माइनस में बोर्ड मास की कोई जरूरत नहीं है, आप कैसे भी सोल्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 3 + 9 + 3 विच इज नथिंग बट 15, उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ध्यान रखने वाली बात है वो एक तो ये चीज़ है, इसमें ध्यान रखने वाली बात कि किसी भी एक्सप्रेशन की पावर 0 हमेशा 1 होती है और किसी भी एक्सप्रेशन की पावर 1 हमेशा वो एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बाकी तो आप नॉर्मल बोर्ड मास तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फिगर इन ट्राइंगल्स PQR आपको दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स हमने शायद लास्ट पेपर में ही किया है, ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया या पता, हाँ, क्योंकि ये जैन 2012 का क्वेश्चन है, वो हमने नवंबर 2012 में किया था, आई थिंक नवंबर 2012 में क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था। तो हम उसमें हमने क्या किया था, हमने उस ट्राइंगल को ऐसे बनाया था, अगर आपको ध्यान हो, हमने ट्राइंगल को ऐसे बनाया था, ये वो ट्राइंगल था हमारा, सेम QR था, ठीक है, और यहाँ पे हमारा P था, यहाँ पे हमारा T था, और यही आपकी दे रखी थी, मैंने आपको बताया था ये ऐसे वाली प्रॉपर्टी है, साइड साइड एंगल से दोनों कॉन्ग्रुएंस हो रहे हैं। आप देख लो, फिर से देख लो, आपको दिया हुआ है क्या इसमें, अगर मैं इस ट्राइंगल को मैंने उठा के ऐसे बना दिया, ठीक है, मैंने QR को नीचे ले लिया, P और T को मैं ऊपर ले लिया, ठीक है, समझने के लिए। तो अब अगर आप इसको देखोगे तो आप इसमें एक चीज़ नोट करोगे कि ये आपका जो इसमें दिया हुआ है, इसमें PQTR के बराबर दे रखे हैं, ये दोनों आपके बराबर दे रखे हैं, ठीक है, और एक चीज़ में दी हुई है आपके PQTR के, और PR जो TQ के बराबर है, PR आपका कहाँ है, सॉरी ये मैंने गलत बना दिया, ये इस तरीके से ऐसे इरेज कर देता हूँ मैं इसको, ट्राइंगल में गलत बना दिया, ये किस तरीके से ट्राइंगल, ये ऐसे है, एक ही बेस पे बने हुए हैं, ठीक है। तो आपको PR भी दिया हुआ है कि ये PR और TQ भी बराबर है, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि इसमें जो मेन चीज होती है वो ये होती है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी हमें साइड साइड एंगल से प्रूव हो जाएगी, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में बस एक बात ध्यान रखना है हमको कि हमको एंगल को रोटेशन हमको देखना है कि हम ट्राइंगल को कैसे काउंट कर रहे हैं। मैं यहाँ वर्ड काउंट यूज करता हूँ, मतलब ट्राइंगल को हम कैसे रीड कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इस TQR ट्राइंगल को यहाँ पे बना दूँ और मैं TR को लिख दूँ यहाँ पर, और मैंने ये Q को लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखो इसमें मुझे ये, अब अगर इसमें आप ट्राइंगल, यहाँ से आप ट्राइंगल देखो PQR, और यहाँ आप देखो आपका ये वाला, तो आपको दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल दिख रहे हैं, क्योंकि देखो ये साइड बराबर PR, ये साइड बराबर, और ये एंगल भी बराबर, ऑब्वियसली दो साइड बराबर होगी तो ये वाला एंगल बराबर हो ही गया क्योंकि 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर दो साइड बराबर एंगल बराबर तो मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो मैं इसको अगर कैलकुलेट करूंगा, अगर मैं इसको काउंट करूंगा तो कैसे करूंगा, इसी डायरेक्शन में करूंगा, दोनों को इसी डायरेक्शन में करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा ट्राइंगल PQR मेरा बराबर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल TRQ। इसको भी मैं ऐसे ही काउंट करूंगा तो ये हो जाएगा TR और Q, ये मेरा आ जाएगा इसका आंसर, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन हमने ज़्यादा डिटेल में वहाँ किया है, क्योंकि वहाँ पे डायग्राम नहीं था, तो हमने डायग्राम बनाया था, समझा था, तो आप एक बार उस पेपर में देख लेना। मेरे को जहाँ तक ध्यान है ये क्वेश्चन हमने नवंबर 2012 में भी किया है। बाकी यहाँ भी हमने उस चीज़ को वापस से कवर कर लिया, तो आप उसको यहाँ भी समझ सकते हो। इसमें करना कुछ नहीं है, आपको कॉन्ग्रुएंसी आपकी डिफाइन करनी है, और एक बार कॉन्ग्रुएंसी डिफाइन हो गई कि हाँ
दो साइड्स और एक एंगल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको देखना है कि किस तरह से वो कॉन्ग्रुएंट है। मतलब मैंने आपको बताया था कॉन्ग्रुएंट मतलब अगर एक ट्राइंगल के ऊपर मैं दूसरा ट्राइंगल रख दूं तो फिर वो ट्राइंगल मेरा दिखना नहीं चाहिए पीछे वाला, तो इसका मतलब ओवरलैप हो जाना चाहिए। तो बस वो ओवरलैप कौन से डायरेक्शन से हो रहा है, कौन सी कैसे मैं उस ट्राइंगल को काउंट कर रहा हूँ तो हो रहा है, वही दोनों आपकी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसमें आपका पी क्यू आर और टी आर क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। ठीक है, होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द नंबर 3 raised to the power 98 is divided by 5 the remainder is। अब आई थिंक ये क्वेश्चन पहली बार आया है, अभी तक हमारे 11 पेपर्स हमने किए हैं वहाँ कहीं भी नहीं आया था, तो मैं इस बार इस क्वेश्चन के बारे में तो नहीं ज़्यादा कह सकता कि ये 2021 में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, लेकिन अगर आता है इस ये या फिर इस टाइप का कोई भी, तो इसका एक मेथड होता है सॉल्व करने का फ्रेंड्स। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ वो मेथड, आप उस मेथड की प्रैक्टिस कर लेना। एक बार आप प्रैक्टिस हो गई तो वो क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे वैसे दे रखा है आपका 3 की पावर 98, ये कुछ भी हो, ये 3 की पावर 98 हो, 5 की पावर 98 हो, 7 की पावर 98 हो, कुछ भी हो आपका। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इसमें दो क्वेश्चन आते हैं आपके। एक तो आपसे पूछता है कि इस नंबर की लास्ट डिजिट क्या होगी, डायरेक्ट आपसे लास्ट डिजिट पूछता है। ठीक है, ये तो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 फॉर्मेट इसका बनता है। एक आपका बनता है कि उसको डिवाइडेड किया है किसी नंबर से, तो रिमाइंडर क्या है। दोनों केस में आपको निकालनी लास्ट डिजिट ही है, लेकिन इस केस में हम क्या करते हैं, जब हमको डिवाइड कर रहे हैं तो हम एक स्टेप और एक्स्ट्रा करनी होती है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों बताता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसको लास्ट डिजिट कैसे निकालें 3 की पावर 98 की। ठीक है, तो इसका तरीका क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी आपका दिया हुआ है 3 की पावर, जो भी आपका बेस दिया हुआ है, आप उसमें देख लो कि लास्ट डिजिट जो होती है वो कितनी साइकिल के बाद रिपीट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको करता हूँ 3 की पावर 1 तो मेरा क्या आएगा 3, लास्ट 3 आएगा और लास्ट डिजिट भी 3 है। ठीक है, अगर मैं करता हूँ 3 की पावर 2 तो मेरा आएगा 9, 9 आ रहा है और लास्ट डिजिट भी मेरी 9 ही होगी। अगर मैं करता हूँ 3 की पावर 3 तो मेरा आएगा 27, मेरी लास्ट डिजिट क्या है 7। अगर मैं करता हूँ 3 की पावर 4 तो मेरा लास्ट डिजिट क्या आएगा, अगर 3 की पावर 4 करूंगा तो मेरा आएगा 27 × 27। ठीक है, तो सॉरी 9 × 9 81। ठीक है, तो 81 मेरा लास्ट डिजिट क्या आएगी 1। अब मैं अगर 3 की पावर 5 करूंगा तो आप देखोगे 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 को लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर, अगर मैं लिखूँ 3 की पावर 5 इसको लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 4 × 3 की पावर 1। अब मुझे पता है इसकी लास्ट डिजिट तो 1 ही है, तो 1 को अगर 3 से करूंगा तो इसकी लास्ट डिजिट क्या आएगी 3 आएगी। ठीक है, अब अगर मेरे को 3 की पावर 5 आता भी नहीं निकालना, लेकिन 3 की पावर 5 निकाल सकते हो, 243 होता है, लास्ट डिजिट आई आपकी 3। ठीक है, तो अब आप इसमें एक चीज देखोगे कि ये 3 की पावर 5 के बाद ये साइकिल रिपीट हो रही है। देखो 3 की पावर 5 में 3 आ गया, अगर मैं 3 की पावर 6 निकालूं तो 3 की पावर 6 कितनी आ जाएगी, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 और 3 की पावर 2। 3 की पावर 4 की लास्ट डिजिट थी मेरी 1 और 3 की पावर 2 की लास्ट डिजिट थी मेरी 9, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या आ गई 9। तो आप ये देखोगे ये साइकिल फिर से रिपीट होगी, मेरी क्या थी 3 9 7 1, फिर से साइकिल वही होगी 3 9, और आप देखोगे 3 की पावर 7 तो उसकी आ जाएगी 7। ठीक है, तो अब मेरी ये साइकिल जो है वो रिपीट रिपीट हो रही है। तो आप ये देख लो कि जहां से मेरी साइकिल रिपीट हो रही है वो कितने काउंट बाद मेरी साइकिल रिपीट हो रही है, ये हो रही है मेरी 4 बार। आप देखोगे 1 2 3 4। ये मैं बहुत धीरे बता रहा हूँ, लेकिन आप ये बहुत क्विकली निकाल सकते हो। आप जब आप सॉल्व कर रहे होंगे आपको याद भी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर नंबर की अलग साइकिल होगी। 2 की पावर होगी उसकी अलग साइकिल होगी, 3 की पावर की 4 की पावर की अलग साइकिल होगी, तो आपको ये दिक्कत आ सकती है इसको करने में। तो आप इसमें बस ये ध्यान रखो कि आप आ, ये साइकिल फटाफट से निकाल लो। एक बार आपकी साइकिल निकल गई, ठीक है, पहला स्टेप आपका ये है कि आपकी साइकिल इसकी निकल गई, कि साइकिल आई इसकी 4, 4 साइकिल के बाद रिपीट होता है। उसके बाद तो आपका सिंपल सा फंडा है कि आपकी यूनिट डिजिट जो है 4 के बाद फिर से रिपीट होने लग जाती है। तो यानी कि अगर आप 3 की पावर 98 में, अब देखो इसका कॉन्सेप्ट समझना है आ कैसे रहा है। देखो 3 की पावर 98 में 4 के कितने मल्टीपल है, 98 में 4 के कितने मल्टीपल है वो कैसे निकालूंगा मैं। अगर मैं 98 को 4 से डिवाइड कर दूं तो मेरा इसका कितना आएगा, मेरा ये आ जाएगा, अगर इसमें 4 दूगा 8 और 4 चौक 16 24, और मेरा रिमाइंडर आएगा इसका लगभग इसका रिमाइंडर आ जाएगा मैं 24 चौका 96, 2 मेरा रिमाइंडर है। ठीक है, 24 तो मेरा इसका ये है, मेरा रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 2। ठीक है, अब ये कह रहा है कि देखो 24 जो मेरा होगा वो तो मेरी 24 की जो साइकिल बन जाएंगी, 24 4 4 4 4 की साइकिल, यानी कि मैं 24 तक तो मेरी जो लास्ट डिजिट आएगी वो इसकी क्या आएगी साइकिल चलेगा, मेरी लास्ट डिजिट आएगी वो आएगी 1। ठीक है,
देखो सबसे पहले 3 की पावर 4 की आई 1, 3 की पावर 8 की कितनी आएगी, फिर से 1। ऐसे ही मैं अगर चलाते जाऊँ तो 3 की पावर 96 की कितनी आएगी, 1। उसके बाद अगर मैं वापस से जाऊँ 97 की कितनी आएगी, 3, और 98 की कितनी आएगी, 9। तो ये मेरा कैसा आया, निकालना कैसे है, 24 तक तो मेरी साइकिल वही चलती रहेगी। उसके बाद जब मेरा 2 रिमाइंडर आएगा, जो भी आपका रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर का आप देख लो कि आपकी लास्ट डिजिट क्या है। लास्ट डिजिट है आपकी 9, तो ये आपका हो गया 9 इसकी लास्ट डिजिट है। ठीक है, तो ये तो मेरा पहला स्टेप मैंने सॉल्व कर लिया कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है उसमें कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि बताओ इस की लास्ट डिजिट क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि लास्ट डिजिट होती है 9। ठीक है, अब आपसे इसमें ये पूछा है कि लास्ट डिजिट तो निकाल लिया आपने, अब इसमें पूछा है कि आपको जो नंबर होगा उसको 5 से डिवाइड करना है। आपको पता है 3 की पावर 98 कुछ बड़ा नंबर रहा होगा, सपोज इस टाइप का कुछ नंबर रहा होगा, लेकिन मुझे पता है लास्ट डिजिट क्या है मेरी, उसकी 9 है। ठीक है, तो अगर मुझे लास्ट डिजिट पता है तो मुझे पता है कि जो भी हो मैं इसको अगर से डिवाइड करूंगा 5 से, जो मेरा रिमाइंडर आना है वो रिमाइंडर हमेशा 4 ही आना है। ठीक है, सो आप देख लो, करके देख लो, आप सोचो यहाँ पे ये 19 होता तो ये 5 से कितनी बार कटता, ये कटता 5 से 3 बार, 15, रिमाइंडर कितना था 4। सोचो यहाँ पे 29 होता तो एक 5 से कितनी बार कटता, 5 से 5 बार करता 25, रिमाइंडर कितना था 4। तो लास्ट डिजिट को आप डिवाइड कर लो और जो आपसे पूछा है वही आपका रिमाइंडर होगा पूरे नंबर का भी। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, इसके रिमाइंडर आ गया यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यानी कि इस क्वेश्चन में जब 3 की पावर 98 डिवाइडेड बाई मैं 5 करूंगा तो मेरा उसका रिमाइंडर कितना आएगा, और तो मेरा इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है इस टाइप का फ्रेंड्स, और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है अगर आपको ये प्रोसेस पता नहीं है तो आप इस वीडियो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक दो बार फॉरवर्ड बैकवर्ड करके ढंग से समझ लें कि इसका निकालने का तरीका क्या होता है, साइकिल में कैसे निकालता हूँ। और मेरा आप इनका साइकिल निकाल के याद भी रख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको याद नहीं रहेगा तो मैं आपको सजेस्ट ही करूंगा कि एग्जाम में आप उसका साइकिल हमेशा निकाल लो। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आपको एक चीज और बताता हूँ इसमें, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको 3 का बताया, इसे मैं आपको बता देता हूँ। अगर देखो मेरे कितने नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 8 9 हो सकते हैं इस टाइप के नंबर। ठीक है, तो देखो इसमें आप एक चीज बस हमेशा ध्यान रख लो कि देखो हमने 3 का तो देखा ही अभी अभी, हमने 3 का तो देखा कि 3 की क्या साइकिल होती है, साइकिल निकालने का तरीका क्या होता है। ठीक है, ठीक है, हमने 3 का तो अभी निकाला था। आप इसका मैं आपको एक तरीके से बता देता हूँ साइकिल, अगर आप सब नंबर्स की भी निकालना चाहो तो आप सब नंबर की साइकिल भी निकाल सकते हो। देखो अब इसमें क्या करें, 1 में तो देखो 1 का तो साइकिल निकालने की जरूरत ही नहीं है कि 1 का कोई सा भी पावर हो, अगर आपकी लास्ट डिजिट हमेशा क्या होगी, 1 ही होगी। लास्ट डिजिट हमेशा 1 ही होगी। देख लो आप किसी का भी स्क्वायर कर लो, 11 का स्क्वायर 121, आप 11 का क्यूब कर लो तो भी 1, जो भी नंबर आएगा लास्ट डिजिट आपकी हमेशा 1 ही आएगी। 2 की हम देखते हैं, 5 में हमेशा लास्ट डिजिट 5 ही आएगी, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। देखो 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर 625, आप 625 का फिर से स्क्वायर कर लो तो भी लास्ट डिजिट आपकी 5 ही आएगी। ठीक है, ऐसे आप देखोगे तो 6 में भी वही है, 6 में भी आपकी लास्ट डिजिट हमेशा 6 आएगी। ठीक है, तो ये भी आपका शॉर्ट हो गया। ठीक है, 5 आपका शॉर्ट हो गया, ये आपका शॉर्ट हो गया, तो आपको अभी इसमें पता पड़ गया। ठीक है, अब आप एक चीज देखोगे तो अब आप 2 का देख लो, 2 का आप देख लो, देखो 2 होता है 2 की पावर 1, 2 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होगा 4, 2 की पावर 3 होगा 8, 2 की पावर 4 होगा 6, और 2 की पावर 5 हो जाएगा 32। यानी 2 आपका फिर से यहाँ पे रिपीट हो गया, साइकिल रिपीट हो गई, तो इसकी साइकिल भी क्या है, 4 की साइकिल है। 2 की भी, 3 की हमने अभी देखी है क्वेश्चन में, 4 की देख लेते हैं। 4 की पावर 1 4, 4 का स्क्वायर 16, लास्ट डिजिट 6, 4 का क्यूब 64, लास्ट डिजिट 4। अगर आप 4 का पूरा निकालोगे 4 इंटू 4 इंटू 4 तो वो आ गया 4 चौक 16, लास्ट डिजिट क्या है 6। अगर आप 4 का क्यूब 4 का 4 निकालोगे तो आपकी लास्ट डिजिट आएगी 6, यहाँ पे कुछ नंबर होगा, लास्ट डिजिट होगी 6। तो आप देखोगे साइकिल रिपीट होगी, तो इसकी साइकिल होगी आपकी 3 की। 4 की साइकिल कितनी होगी, 3 की हो गई। 5 की हमने देख ली, 6 की हमने देख ली, 7 की भी देख लेते हैं। 7 की पावर 1 7, ठीक है, 7 की पावर स्क्वायर लास्ट डिजिट 49। ठीक है, अगर आप 7 क्यूब की निकालोगे तो कितनी आएगी 7 क्यूब की,
3, लास्ट डिजिट 3 आएगी, क्योंकि आप देख लो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 49 इंटू 7 9 7 63, तो लास्ट डिजिट क्या होगी 3 होगी। जैसे आप 7 की पावर 4 की निकाल लो, 7 की पावर 4 की आएगी आपकी लास्ट डिजिट 1। ये आप इजीली निकाल सकते हो। कैसा निकाल रहा हूं मैं, 7 की स्क्वायर की क्या होगी 49 9, दूसरे 7 की स्क्वायर की क्या होगी 49 9, 9 को 9 से करूंगा तो 81, कितनी आएगी 1। ठीक है, इसके बाद आप देख लो, अब आप जैसे ही 7 की पावर 5 करोगे तो आपकी साइकिल रिपीट हो जाएगी फिर से, क्योंकि 7 का जो होता है 7 की पावर 5 आपका फिर से लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, तो ये इसकी साइकिल होगी 4। ऐसे आप 8 की देख लो, 8 की पावर 1 होती है 8, 8 की पावर 2 होगी आपकी 16, सॉरी 64, तो होगी 4। 8 की पावर 3 कितनी होगी 2, 8 की पावर 4 निकालोगे तो आपका 8 का स्क्वायर है 4 चौक 16, तो आपकी पावर की होगी 6। ऐसे आप 8 की पावर 5 निकालोगे तो 8 की पावर 5 कितनी हो जाएगी, 8 की पावर 5 हो जाएगी 6 इंटू 8, तो 8 चौक 48, तो 8, ये आपकी फिर से 8 आ गई, तो इसकी साइकिल भी होगी 4। ठीक है, 9 का आप देख लो, तो 9 की होती है, 9 की पावर 1 होती है 9, 9 की स्क्वायर होती है 81, और फिर से आप 9 का क्यूब करोगे तो फिर से कितनी आ जाएगी 9, तो इसकी साइकिल होगी 2 की। तो आप देखोगे कि आपको अब याद कितनी सी रखनी है। देखो अब याद अगर आपको रखनी है तो बहुत कम हो गई इसमें याद रखने की, तो देखो मैं ग्रीन से कर देता हूँ। इसका तो आपको याद ही नहीं रखना, आपको तो 1 1 5 और 6 का तो आपको याद ही नहीं रखना, क्योंकि वो उनकी लास्ट डिजिट हमेशा वो खुद ही नंबर होता है, तो ये तो आपका एक एक्सेप्शन हो गया, छोड़ दो। देखो 2 की आपकी साइकिल कितने की होती है 4 की होती है, तो इसकी साइकिल 4 की है। 3 की भी साइकिल 4 की थी, 4 की भी साइकिल 4 की है, 7 की भी साइकिल 4 की है, 8 की साइकिल भी 4 की है, और 9 की साइकिल 2 की है। तो बस आपको याद ही रखना है, सबकी साइकिल 4 की होती है, 9 की केवल 2 की होती है, 1 5 6 की कोई साइकिल ही नहीं होती, क्योंकि 1 5 6 का हमेशा लास्ट डिजिट वही होगा हमेशा। अब आप इस चीज को ढंग से फेयर आप लिख लेना कहीं आपकी कॉपी में एक बार, तो आपको एक बार में याद हो जाएगी। मैं फिर से आपको याद करा देता हूँ, 1 5 6 की निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 5 6 से नंबर एंड जो होते हैं उनकी लास्ट डिजिट हमेशा वही नंबर होती है। 1 की 1 होगी, 5 की 5 होगी, और 6 की 6 होगी। ठीक है, इनका कोई साइकिल करना ही नहीं है। तो आपको अगर क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि आप बताओ 5 की पावर 279 की लास्ट डिजिट क्या होगी, आप कितनी पावर लगा दो 5 के ऊपर, जो उसकी लास्ट नंबर आएगा लास्ट डिजिट वो हमेशा 5 ही होगी। 6 की पावर आप कितनी लगा दो, आपका उसका लास्ट डिजिट हमेशा जो है 6 ही आएगा, ऐसे 1 का। तो 1 5 6 की लास्ट डिजिट हमेशा लास्ट वही होगी। 2 3 4 7 8 का साइकिल 4 होती है, 9 की साइकिल जो है वो 2 होती है। ठीक है, तो आप इसको देख लेना घर पे, और आपका ये चीज जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये देखो 4 में यहाँ पे ये एक और चीज, 4 की भी साइकिल आपकी 2 की होती है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से यहाँ पे। देखो 4 4 का स्क्वायर 16, 4 का 3 क्या 64 रिपीट हो गई, तो यार जहाँ से रिपीट होगी वहां से छोड़ दो आप, तो इसकी साइकिल भी 2 की होती है। ठीक है, 7 की साइकिल हमारी होती है, अगर आप देखोगे 7 की साइकिल हमारी 4 की होती है, 8 की 4 की, 9 की 4। तो ये आप देखो मैंने आपको यहाँ पे बताई है साइकिल अभी डायनामिकली निकाल के, आप घर पे एक बार और निकाल लेना, और साइकिल्स आपकी निकाल के आप याद रख लेना, तो आपको फिर क्या है कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा टाइम इसीलिए लिया है क्योंकि ये हमने कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ा नहीं था, और मैंने सोचा कि ये कॉन्सेप्ट हमारा आया है तो हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। एक बार फॉरवर्ड बैकवर्ड आप देख के इस वीडियो को देख के घर पे प्रैक्टिस कर लेना। इस टाइप के नंबर्स कोई भी नंबर आप उठा लेना, जैसे आप रैंडमली नंबर 7 की पावर 7 की पावर आप कोई भी नंबर ले लो, उठा के आप कोई भी नंबर लो, 7 की पावर 279, मैं आपको होमवर्क ही देता हूँ, इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी निकालनी है आपको। ठीक है, 5 की पावर 1024, इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी। एक क्वेश्चन मैं बना देता हूँ, 6 की पावर 279 को अगर मैं डिवाइडेड बाई 7 तो रिमाइंडर कितना होगा। ये आपका होमवर्क है, ये आप तीनों क्वेश्चन कर लेना तो आपको पता लग जाएगा कि आप खुद से बना सकते हो क्वेश्चन और आप उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा है विच ऑफ द फ्रैक्शन इज द लीस्ट। तो मैंने वैसे इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो तरीका बताया था वो क्या बताया था कि नीचे जो है नंबर है उनके आप एलसीएम ले लो। ठीक है, और फिर आप उनको जमा लो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखो ये जो नंबर है थोड़े से डिफिकल्ट है, इनकी जो डिनोमिनेटर है वो बहुत डिफिकल्ट है अगर आप एलसीएम लोगे। लेकिन आप इसमें एक चीज नोट करोगे, एक्सेप्शन के फॉर्म में आप देख सकते हो कि हमेशा इस टाइप के नंबर आ जाए तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस देख लो। तो अगर हम इन नंबर को लिखूँ मैं यहाँ पे
68/69, 24/25, 10/11, 99/100। अगर मैं नंबर को लिखूं तो यहाँ पे जो डिफरेंस है न्यूमरेटर और उसमें, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है। अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस एक हो और सब में बराबर हो तो आपका जो सबसे छोटा होता है दिखने में वही सबसे वाकई में भी छोटा होता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीस्ट हमेशा आपका जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका 10/11। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, ओनली फॉर इफ द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में डिफरेंस 1 का हो। बाकी सब में ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप इसका विशेष ध्यान रखना। इस टाइप का क्वेश्चन मेनली ये जो क्वेश्चन है आपका हमेशा आएगा ना, तो मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ कि हमने जो प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन किए हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के, इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको वो क्या करते हैं, क्योंकि देखो सीटेट में क्या पैटर्न चेंज हो रहा है। अब ट्रिक वाले क्वेश्चन या एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन वो नहीं पूछते हैं। अब मेनली क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपका एक ही क्वेश्चन से 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आपका जब वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन आता है ना, तो आपका वो एलसीएम का एप्लीकेशन भी बन जाता है एक्चुअली। इसलिए वो उसी टाइप के क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा चांस है। बट इन केस ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे आपका डिफरेंस 1 है, तो आप ये देख लो कि जो सबसे छोटा है वही सबसे छोटा होगा, जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा होगा। ये आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, ये आपका सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 10/11 विच इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सिंबल आपका इस तरीके से बनाए हुए हैं और ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। आपको बस इसमें ध्यान ये रखना है कि जो सिंबल का आपको मीनिंग दे रखा है आपको सिंबल को वैसे वैसे सॉल्व करते जाओ, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व करते हैं सिंबल को, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इस सिंबल को लिखता हूँ मैं, ठीक है। ट्राइंगल के अंदर 3 दे रखा है, मेरे को मतलब बोला था कि ट्राइंगल के अंदर जो भी है उसको a+4 लिख दो। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3+4। इस ट्राइंगल को खोल दिया मैंने, ट्राइंगल के अंदर 3 था, ट्राइंगल के अंदर 3 मतलब 3+4, देखो प्लस ट्राइंगल के अंदर 2, ट्राइंगल के अंदर 2 मतलब 2+4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2+4 माइनस। अब देखो ट्राइंगल में ऐसे कैसे बना देता हूँ, ट्राइंगल में ऐसे कैसे बना देता हूँ। अब मेरे से पूछा था कि बॉक्स के अंदर जो नंबर है, अगर बॉक्स के अंदर नंबर का मतलब है b², मतलब उस बॉक्स के अंदर के नंबर का स्क्वायर विच इज नथिंग बट 16, ठीक है। अब मैं इसको खोलता हूँ, ये क्या है, देखो ये बॉक्स है, बॉक्स का मेरा क्या था, जो बॉक्स के अंदर नंबर है उसका होल स्क्वायर। तो बॉक्स के अंदर कितना है 7, तो ये बन जाएगा मेरा 49। ये तो मेरा 6 एज इट इज है ही सही। और यहाँ पे मेरा ट्राइंगल के अंदर 16 है, तो मेरे से क्या बोला था कि ट्राइंगल के अंदर कोई नंबर है तो वो हो जाएगा आपका, उसमें 4 जुड़ जाएगा, तो वो हो जाएगा 16+4। तो ये हो जाएगा मेरा 49 + 6 - 20। अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 35 विच इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये भी थोड़ा सा वही रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपको जो सिंबल का जो डेफिनेशन दी हुई है आप उसी तरह से उसी डेफिनेशन को करेक्ट मानते हुए उस एक्सप्रेशन को स्टेप बाय स्टेप ओपन करते जाएं और फाइनली में आप उसको ऐड मल्टीप्लाई जो भी आपको दिया हुआ है सिंबल के हिसाब से आप उसको सॉल्व कर लें, ठीक है। चलो इजी क्वेश्चन था ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका दिया हुआ है XY आपका 6 की वैल्यू दी हुई है और आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि x² + y² की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको हमेशा बताया कि पॉलिनोमियल का जब भी क्वेश्चन आ जाए आप हमेशा बस एक चीज ध्यान रखो कि पॉलिनोमियल के क्वेश्चन में आपको जो है ये देखना है कि आपका जो पॉलिनोमियल है उसमें से आप कॉमन टर्म्स क्या बना सकते हो, ठीक है। तो देखो XY की वैल्यू 6 दे रखी है, मेरे को ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। देखो इस पॉलिनोमियल में मैं क्या कर सकता हूँ, अगर ये जो दोनों टर्म है इसको मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, ये मेरा है x² y + xy² + x + y, ये मेरा दिया हुआ है। अब इन दोनों में से मैं xy कॉमन ले लूँ, अगर मैं से xy कॉमन लूंगा तो ये बचेगा x, यहाँ से अगर y से y कट गया, x² से भाग दिया x में तो x बचा, यहाँ से x से x कट गया, y² में y का भाग दिया तो y बचा, प्लस x + y। अब इन दोनों में से फिर से मेरा x + y कॉमन है, तो मैं x + y को कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरा ये बचेगा xy + 1, ये मेरा दिया हुआ है 63। अब xy की वैल्यू क्या है मेरी, xy की वैल्यू है मेरी 6, तो ये मेरा टर्म यहाँ अगर लिखता हूँ तो बन जाएगा x + y 6 + 1 = 63, तो ये बन जाएगा x + y × 7 = 63, तो मेरा ये बन जाएगा x + y = 7 से कटेगा 9 बार, तो x + y की वैल्यू आ जाएगी मेरी 9, ठीक है। ये मेरी x + y की वैल्यू निकल के आ गई इससे।
अब मेरा क्या पूछा है, मेरा पूछा है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास क्या तरीका होता है, मेरे को पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्चुअली होता है मेरा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। ये इसके बराबर होता है, आप इसको खोल के देख लो, ये इसको खोलोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, 2xy से 2xy कट जाएगा, मेरा क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो एक्स प्लस वाई की वैल्यू डाल देता हूँ मैं 9 और एक्स वाई की वैल्यू किधर रखी है मेरे को 6, ये मैंने यहाँ पे दोनों वैल्यू डाल दी, तो ये बन गया मेरा 81 माइनस 12 विच इज नथिंग बट, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 69। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो मैं इसमें समझने वाली बात क्या है, मैंने पॉलिनोमियल के लिए हमेशा बताया है कि पॉलिनोमियल जो होता है आपका, उसमें हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जो भी बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसमें से आप कहीं ना कहीं कुछ एक्सप्रेशन को निकालने की कोशिश करें, उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, होल स्क्वायर बनाएं या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में बनाएं या ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में बनाएं, तो आपका वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का सिंपल क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी चांसेस है कि 2021 में आने के 80 to 90% चांसेस हैं। तो आप इस क्वेश्चन को, जो भी हमने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन किए हैं, जो कॉन्सेप्ट सीखा है, उसको ढंग से रिवाइज कर लें। वैसे मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसे फाइनल वीडियो 2021 के लिए, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन फिर भी आप जो लोग नए हैं, जिन्होंने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं, पुराने वीडियोज़ एक बार देख लें, तो आपको जब वो नया वीडियो आएगा, लगभग शायद 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगा, तो तब आप उस वीडियो को एक बार फाइनल देख लेना, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होता है। जब भी आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो जाए, आप ऐसे लाइन खींच दो और बस देख लो, नीचे आएगा आपका टोटल आउटकम्स, ऊपर आएगा आपका पॉसिबल आउटकम्स। टोटल मतलब कितनी संभावना हो सकती है नीचे, और ऊपर जो आपकी क्वेश्चन में जो पूछे गए उस कंडीशन के हिसाब से कितनी संभावना हो सकती है, पॉसिबल आउटकम, टोटल आउटकम। अब आपसे पूछा है कि एक बास्केट है फ्रूट, जिसमें 3 ऑरेंज है, 2 एप्पल है, 5 बनाना है। ए पीस ऑफ फ्रूट इज चूजन एट रैंडम, एक निकाला जाता है उसमें से, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑरेंज हो या बनाना हो। तो ठीक है, सबसे पहले टोटल फ्रूट्स कितने हैं, तो 10 फ्रूट है टोटल, तो 10 ही पॉसिबिलिटी होंगी टोटल। तो या तो मैं 3 ऑरेंज निकाल लूँ, फिर 2 एप्पल निकाल लूँ और 5 बनाना निकाल लूँ, तो मेरी टोटल पॉसिबिलिटी 10 होंगी, तो मेरा नीचे तो आ जाएगा 10। अब ऊपर में से पूछा है या तो ऑरेंज हो या बनाना हो, तो एप्पल नहीं होना चाहिए, या तो ऑरेंज हो या बनाना हो। तो ऑरेंज कितना है मेरे 3, और बनाना कितने हैं 5, तो 3 प्लस 5 ये मेरे हो जाएंगे पॉसिबल आउटकम। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 8/10 विच इज नथिंग बट 4/5 विच इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत सिंपल होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि नीचे आएगा आपका पॉसिबल आउटकम, ऊपर आएगा आपका नीचे आएगा आपका टोटल आउटकम और ऊपर आएगा आपका पॉसिबल आउटकम। डिनोमिनेटर टोटल आउटकम, न्यूमरेटर पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो बस ये चीज ध्यान रखना। इससे टफ क्वेश्चन ये लोग सीटेट में बनेगा भी नहीं, क्योंकि इसका सीटेट का जो मैंने एटलीस्ट लेवल देखा, ये इस लेवल का ही क्वेश्चन आपका बनेगा प्रोबेबिलिटी में। तो बस आप ये चीज ध्यान रख लेना, आपको ज्यादा प्रोबेबिलिटी को डीप नॉलेज प्रोबेबिलिटी की पढ़ने की जरूरत नहीं है, कि आप जो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं आपको कंफ्यूज कर देंगे। बस आप ये याद रखो, आपने क्वेश्चन देखे होंगे, मैंने आपको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के करा दिए हैं, और सभी क्वेश्चन इसी फॉर्मेट के हैं। ठीक है, और एनीवे हम रिवाइज करेंगे इसी 2021 वाले वीडियो में, तो आपको ढंग से पता चल जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि ये आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो, बस इसमें कुछ भी नहीं। इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है आपको दे रखा है 3/4 डिवाइडेड बाई 5/6। मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के एक्सप्रेशन में हम लोग नीचे जो वैल्यू होती है रिवर्स हो जाती है, तो हो जाएगा 6/5। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5/6 था ना, तो ये आ जाएगा आपका 6×3 = 18 और 18/20 विच इज नथिंग बट 2 नाम 18, 2 दाएं 20। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 9/10। अब आपका देख लो किस किस एक्सप्रेशन से 9/10 आ रहा है। ठीक है, हम एक्सप्रेशन बी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम बी को सॉल्व करते हैं। बी आपका है 3 डिवाइडेड बाई 4/5 डिवाइडेड बाई 6। तो आपका एक्चुअली ये है, इसको तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, इसको मैं बटे की फॉर्म में लिख दूँ, अगर 4/5 डिवाइडेड बाई 6/1 ऐसे दिया हुआ है, तो वही आप रिवर्स कर दो। इस वाले एक्सप्रेशन को में क्या हो जाएगा 4/5 इंटू 1/6, ये हो जाएगा आपका 4/30। अब आपका ये क्या बोल रहा है, बोला 3/4/30, ये हो जाएगा आपका 30/30।
4 इंटू 3, तो ये तो आपको कहीं से भी 9/10 नहीं आ रहा, तो ये तो गलत हो गया, ये तो 9/10 के इक्वल नहीं है, ठीक है, ये वाला, तो ये तो गलत हो गया। ऐसे ही मैं ऑप्शन सी देख लेता हूँ। मेरा ऑप्शन सी क्या कहता है? मेरा ऑप्शन सी कहता है कि 3 डिवाइडेड बाई 4/5 पूरा डिवाइडेड बाई 6, तो ये मेरा ऑप्शन सी है। एक्चुअली में इसको अगर रेशियो के फॉर्मेट में लिखूँ तो ये कह रहा है 3/4/5 और ये पूरा बटे 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लूँ अगर मैं, ये आएगा मेरा 15/4, और ये इसको डिवाइड बाई 6 मेरा 1 कर लूँ तो ये आ जाएगा मेरा 15/4 इंटू 6/1 ऊपर जाएगा तो 1/6 हो जाएगा, तो ये भी गलत है, ये भी मेरा 9/10 के बराबर नहीं है, तो ये भी मेरा गलत हो गया। तो एक्चुअली देखा जाए तो मेरा ए बी और सी दोनों गलत हो गया। मैं ऑप्शन चेक करूँ अगर, मैं यहीं से चेक कर सकता हूँ, तो मेरा ऑल आर इक्वल तो गलत ही हो जाएगा, ए और बी भी गलत हो जाएगा, ए एंड सी आर इक्वल ये भी गलत हो जाएगा, तो मेरा आंसर कौन सा बचा? केवल ऑप्शन नंबर 4। आप सॉल्व भी कर सकते हो ऑप्शन नंबर 4 को। आप अगर छोटे से यहाँ पे एक्सप्रेशन में इसको सॉल्व करें तो आप देखोगे कि ये क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 3 को मैं आप इस एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व कर लेता हूँ 4, तो ये मेरा दे रखा है 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5/6, ये दे रखा है मेरा, तो ये हो गया 20/6। तो मेरा ये क्या था, 3 डिवाइडेड बाई 20/6, ये हो जाएगा मेरा 3 इंटू 6/20 विच इज़ नथिंग बट 18/20 विच इज़ एक्चुअली मेरा इक्वल टू 9/10, तो ये मेरा सही मैच हो रहा है, तो मेरा डी जो है इसके इक्वल है। तो इसमें आपको छोटा सा वो रेशियो का ध्यान रखना है कि अगर नीचे आपका रेशियो होता है तो वो ऊपर जाने पे रिवर्स हो जाता है, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है इसमें। बाकी आप इसको एक एक करके एक बार सॉल्व करके देख लेना पेपर में, मैंने तो यहाँ पे सॉल्व किया ही है। तो आप इसको वीडियो को आगे पीछे करके एक बार देख लेना, एक एक एक्सप्रेशन को मैंने कैसे सॉल्व किया है, तो आपको आइडिया क्लियर लग जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि एक्सप्रेशन दिए हुए हैं 4 लोगों को विद देयर आंसर्स, तो आपको बताना है कि इसमें से किसका आंसर जो है वो सही है, ठीक है, किसका आंसर आपका इसमें सही है, तो आपको मेनली ये बताना है। तो आपको बस ये देखना है कि सीमा, अनीस, आशा, टेसी में से कौन बोर्ड मास को करेक्टली अप्लाई कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका पेडागोजी का भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि इसमें एक्सप्रेशन थे तो मैंने इस क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड कर लिया है। और आपका इसमें आप देखोगे तो आप इसमें ये देखना है बस आपको कि बोर्ड मास कौन सॉल्व कर रहा है। तो देखो ये सीमा कर रही है 4/1, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बोर्ड मास से, हमको पता है कि कैसे सॉल्व करना है, तो एक्सप्रेशन क्या होगा, ये इंटू पहले होगा तो ये होगा 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 4, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 4 + 4 8। तो यस, सीमा तो सही कर रही है, ठीक है। उसके बाद आप बात करो अनीस की। अनीस क्या कर रहा है, अनीस कर रहा है 6 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 तो इसको नहीं कर सकता, बोर्ड मास मेरा क्या कहता है, पहले डिवाइड को सोल्व करो, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो वो आएगा 2, फिर -1 करूंगा तो वो आएगा 2 - 1, तो मेरा इसका आंसर आएगा 6 + 2 8 - 1 7 आना चाहिए, लेकिन अनीस का कितना आ रहा है 4, तो अनीस गलत कर रहा है। आशा का देखता हूँ मैं, ये तो मेरा है इसका, ये है मेरा इसका, अब मैं आशा का सॉल्व करता हूँ। आशा क्या कर रही है, 9 + 3 × 2, तो मेरे को पता है कि मेरे को प्लस को सॉल्व करना है, तो 3 × 2 पहले मैं करूँगा 6, फिर मैं माइनस को छोड़ दूंगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 को सॉल्व करूंगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 2, तो मेरा इसका आंसर आ जाएगा 9 + 6 - 2 9 6 15 - 2 13, लेकिन इसका आ रहा है 10, तो ये भी गलत कर रही है। ऐसे आप टेसी का देख लो, टेसी क्या है, टेसी आपको 27 डिवाइड बाई 3, तो पहले मुझे इसको सॉल्व करना है 9, माइनस मुझे 2 × 3 को पहले सॉल्व करना है, तो 2 × 3 कितना होगा 6, यानी कि मेरा इसका आंसर आएगा 3। तो ये टेसी भी रॉन्ग कर रही है, इसका मतलब आपकी सीमा जो है वही आपका जो है बोर्ड मास ढंग से जानती है और वही अपने इस एक्सप्रेशन को बोर्ड मास से सॉल्व कर रही है। तो मेनली आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड मास क्या होता है, बहुत ही एक बेसिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर आपकी बेसिक मैथ्स अगर एग्जामिनर चेक करना चाहता है तो वो इसी में चेक करेगा। बस आप विशेष इसमें ध्यान रखो कि ब्रैकेट पहले, फिर आपका डिवाइड मल्टीप्लाई, फिर आपका प्लस माइनस, ठीक है। और मुझे लगता नहीं ब्रैकेट के अलावा वो लोग और कुछ देंगे, मोस्टली द ऑर्डर होता है आपका ब्रैकेट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस में ही काइंड ऑफ खत्म हो जाता है, ठीक है। चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 52। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल जार इज इंक्रीज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट मस्ट द हाइट ऑफ द जार बी डिक्रीज्ड सो दैट देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। ये आप ना डायरेक्ट रेशियो चेंज का ही क्वेश्चन है। मैंने आपको इसमें सिंपल सा तरीका बताया था कि अगर आप देखो कि पहले आपका वॉल्यूम मान लो आपका था पाई, R1 रेडियस थी और H1 हाइट थी, ये था आपका पहले वॉल्यूम था। बाद में आपका वॉल्यूम हो गया पाई R2² H2, ये मैंने क्या वेरिएबल मान लिए मैंने कि R1 हाइट रही हो, R1 रेडियस रही होगी सर्कमफेरेंस, ये मेरा एक यहाँ पर है बेलन, एक बेलन मेरा जो है ये है यहाँ पे जो मेरा
ग्रीन वाला है उसकी रेडियस है R2, हाइट है S2, जो मेरा ब्लू वाला है उसकी रेडियस है R1। अब मेरे से पूछा है कि इसमें उसकी डायमीटर को मैंने इंक्रीज कर दिया। अब डायमीटर को इंक्रीज करो तो रेडियस भी इंक्रीज होगी, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि परसेंटेज में चेंज हो रहा है। तो मेरा जो, अगर मैं चाहे डायमीटर को चेंज करूँ, क्योंकि रेशियो बनेगा तो वो कट जाएगा, वैसे भी जो डायमीटर है रेशियो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी आप चाहो तो आप लिख सकते हो, अगर मेरे को डायमीटर दे रखा है तो आप डायमीटर की फॉर्म में अगर वैल्यू निकालो, इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करो, तो आपको पता है R1 D/2 होता है, तो आप लिख सकते हो R1 को D1/2 और R2 को लिख सकते हो आप D2/2। लेकिन आप देखोगे कि आप इसका रेशियो लोगे तो 2 से वैसे भी कट जाएगा, तो आपका D1 D2 में बनेगा, तो उससे ज़्यादा आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब आप, मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें इसकी वैल्यू रख देता हूँ। तो अब मेरे को ये बोला है कि ये इस तरीके से बढ़ रहा है, अगर रेडियस और डायमीटर में उसका बढ़ा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे को अगर वॉल्यूम सेम रखना है तो मेरे को हाइट घटानी पड़ेगी, तभी उसकी वॉल्यूम सेम हो सकता है। वरना तो अगर आपने रेडियस बढ़ा दिया ना, आपने चौड़ा कर दिया बेलन को, और आपने हाइट को उतना ही रखा, तो वॉल्यूम तो बढ़ गया। तो मैं अगर उसको चौड़ा करूंगा तो मेरे को नीचे से भी उसको दबाना पड़ेगा, तभी वो उसका वॉल्यूम बराबर हो सकता है। तो मेरे को ये दोनों बराबर दिए हुए हैं, ये दोनों जो है बराबर है। तो अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों चीजें बराबर होंगी। तो मैं R1 की वैल्यू रख देता हूँ आपकी D1/2, R2 की रख देता हूँ D2/2। तो मेरा ये हो जाएगा पाई D1²/4 इंटू H1, ये बराबर है मेरा पाई D2²/4 H2 के। देखो 4 4 पाई पाई, ये तो आपका कट गया। मेरे से पूछा क्या है, मेरे से पूछा है H2 कितनी हाइट हो कि उसका वॉल्यूम चेंज ना हो। तो H2 मेरा हमेशा जो मेरा निकालने का होता है उसको यहाँ रख लेता हूँ। तो H2 हो जाएगा मेरा D1² H1 डिवाइडेड बाई D2²। ये बात आपको समझ में आ गई? मैंने कुछ भी नहीं किया, H2 का छोड़ दिया, D2² को मैं यहाँ ले आया। ठीक है, अब मैंने आपसे इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आ जाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो रेशियो में कन्वर्ट कर लिया उसको, हमने ऐसा क्वेश्चन किया है ऑलरेडी एक और। ये आपका इजीएस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, इजीएस्ट में जब बोलता हूँ तब मैं एक सब्जेक्टिव वे में बोल रहा हूँ, ताकि आप इस क्वेश्चन में अगर कुछ भी चेंज हो जाए तो आप इस क्वेश्चन को हमेशा कर सकते हो। अगर आपने ट्रिक से याद रखा तो हो सकता है कि आप उस क्वेश्चन को या उस जैसे क्वेश्चन को कर दो, लेकिन अगर नया क्वेश्चन आ गया तो आप नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चन, ये मेथड आपका हर टाइप के क्वेश्चंस में वैलिड होगा। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको परसेंटेज दे रखा हो और आपको कोई डेटा नहीं दे रखा हो तो रेफरेंस डेटा आप मान लो 100। तो मैं यहाँ पे रेफरेंस डेटा मान लेता हूँ, मेरा D1 जो है मैं मान लेता हूँ 100। मेरा पहले 100 था, फिर मैंने 25% बढ़ा दिया, तो मेरा D2 कितना हो गया 125। और H1 में मेरा 100 रेफरेंस मान लेता हूँ, H2 मुझे निकालना है। ठीक है, वैल्यू डालता हूँ यहाँ पे। तो D1 को मैं 100 डालूंगा तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू H1 को भी मैं डाल देता हूँ 100। ठीक है, H1 मैंने 100 माना है। D2 हो जाएगा मेरा 125 इंटू 125। अब देखो 25 से 5 बार कट गया, ये 4 बार कट गया, 25 से 5 बार कट गया, ये 4 बार कट गया, ये 5 से 20 बार कट गया। मेरा फाइनल डेटा क्या है यहाँ से 4 चौक 16, और ये भी अगर मैं काट दूँ 5 से 4 बार, तो 4 चौक 16 चौक 64। तो मेरा 64 जो है H2 की वैल्यू आ गई है ना, ये H2 की मेरी वैल्यू आ गई है। लेकिन मेरे से पूछा क्या है कि व्हाट परसेंटेज मस्ट बी इंक्रीज। तो परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है, मैं 100 मानी थी, अब 64 रह गई, तो डिफरेंस कितना आया, तो मेरा डिफरेंस आ गया आपका H1 माइनस H2 विच इज नथिंग बट 100 माइनस 64 विच इज नथिंग बट 36%। अब ये परसेंट में क्यों आया आंसर, क्योंकि मैंने 100 रेफरेंस माना था। जब भी आप 100 मानोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी फाइनली वो परसेंटेज में आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इस टाइप के हमने 2 क्वेश्चन किए। ये भी एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें, क्योंकि क्या होता है ना, मैंने वो क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट कैटेगरी का बन जाएगा जहां से आपको एक ही क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं। और यही मेरा इसमें मेन जो प्रिडिक्शन वाला जो आइडिया है ना, वो इसी आइडिया के हिसाब से है। क्योंकि देखो आपको क्वेश्चन तो 20 ही देगा एग्जामिनर, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो उसको भी कवर करना होता है कि वो सिलेबस में एटलीस्ट हर पार्ट को कवर कर ले। ठीक है, और ये पैटर्न अभी नया आया है सीटेट में। मैंने रिसेंट जो 18-19 के पेपर देखे हैं उसमें आप ये पैटर्न नोट करोगे कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा दिए जा रहे हैं जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्टिव आपका सॉर्ट हो जाए, यानी मल्टीपल कॉन्सेप्ट आपके क्लैरिफाई हो जाएं। जैसे कि हमारा जो है जैसे इसमें रेशियो, वॉल्यूम और इसका क्वेश्चन परसेंटेज, 3 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ऐसे हमने पहले क्वेश्चन देखा था उसमें भी 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो रहे थे। एक हमने एलसीएम वाला देखा था जिसमें एलसीएम निकालना है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा था। और उसके बाद एलसीएम का फंडामेंटल क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा था। तो अब जो पैटर्न बन रहा है ना वो इस टाइप के बन रहा है कि आप, कि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो आप इनको बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो को।
और एक एक क्वेश्चन को आप फॉरवर्ड बैकवर्ड करके देखना, आपके हाथ से सॉल्व करना। जो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है उससे आप देखना आंसर मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को फिर से देखना। और बस ये मान लो कि फिर आपकी तैयारी जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो होप ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आपको वीडियो पसंद आया होगा। और जैसा कि मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके लोगों से शेयर करें, ताकि इसका जो फ़ायदा सब लोगों तक पहुँच सके। और लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अब जो नया वीडियोस, अब हमारा सीरीज़ पूरी हो गई है, इस वीडियो के बाद हमारी प्रीवियस पेपर की जो सीरीज़ पूरी हो गई है, अब मैं मोस्टली थोड़े से इनोवेटिव वीडियोस लेके आऊँगा। जैसे कि मैंने प्रेडिक्शन आपको बताया था कि मैं 2021 का एक प्रेडिक्शन वीडियो लेके आऊँगा। फिर अब छोटे मोटे कुछ टाइप के कुछ ट्रिक्स होती हैं, मैं पर्सनली ट्रिक्स पे ज़्यादा बिलीव नहीं रखता, लेकिन फिर भी कुछ ट्रिक्स ऐसी होती हैं कि जो अगर वो क्वेश्चन आ गया तो आपको ट्रिक पता होगी तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, वरना आप उस क्वेश्चन में फंस सकते हो। तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग मैं ट्रिक ढूंढूंगा वैदिक मैथ्स में जो हमारी दी हुई है, उनका मैं आपको एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। हर ट्रिक का 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का वीडियो, तो आपको उसमें मैं समझा सकूँ उस ट्रिक को, और उस ट्रिक को समझते हैं और उस ट्रिक का एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये वीडियो हमारे आते रहेंगे, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको जैसे ही वीडियो आए आप तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन उसका आ जाए। ठीक है, तो बस अब हमारा ये वीडियो लास्ट है सीटेट प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन का। आप मैंने डिस्क्रिप्शन में सब आपके वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो ऐड किए हुए हैं, आप सारे वीडियोस को देखें। आप चाहें तो स्टार्टिंग से 19 से 12 नीचे देख सकते हैं, 2012 से आप ऊपर जाके देख सकते हैं। आपको 12 वीडियोस टोटल मिल जाएंगे, हमने 12 पेपर्स में सॉल्व किए। तो आप एक बार इस वीडियो को देखें और आप लाइक कमेंट अपना कमेंट जरूर करें, आपको एक वीडियो कैसा लगा, और आपका कुछ भी सजेशन हो तो वो भी आप इसका कमेंट बॉक्स में वीडियोस में लिख के भेजें। और किसी पर्टिकुलर वीडियो में, किसी पर्टिकुलर पेपर में, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मेरे को समझाते वक्त या मैं ढंग से नहीं समझा पाया और आपको कोई डाउट है, तो आप उस डाउट को ज़रूर उस कमेंट बॉक्स में रखें, ताकि मैं जब भी मेरे को जैसे वो कमेंट दिखता है तो मैं उसका आपको क्विकली रिप्लाई कर सकूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी सीटेट प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन की सीरीज़ को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आपके ये फ़ायदेमंद रहे और आप अपनी इससे अपने सीटेट 2021 का जो आपका टारगेट है उसको आप हिट करें। और बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड फॉर ऑल ऑफ यू। एंड अपनी मेहनत जो अभी आपने की है वो ज़रूर आपकी काम आएगी। बस मेरा इतना सही था कि आपकी जो भी आपने मेहनत की है उसको अब इन वीडियोज़ के थ्रू हम पॉलिश कर लेंगे, तो आपका जो टारगेट है वो डेफिनेटली हिट होगा। ठीक है, तो चलते हैं, बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब भी हमारा नेक्स्ट प्रेडिक्शन वाला वीडियो आएगा। और नेक्स्ट क्योंकि हमने ये चैनल पर्पजफुली इसलिए बनाया कि ये हेल्प करें बच्चों को, दूर दराज जो बच्चे बैठे हैं उनको। तो वीडियो आते रहेंगे, हर सब्जेक्ट के, हर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हम वीडियो लेके आएंगे। जो भी मेरी एटलीस्ट नॉलेज एरिया के अंदर अंदर आएगा वो सब वीडियो लेके आएंगे, और आपको जितना हो सके आप इसको शेयर करें, ताकि सब लोगों तक इसका जो है फ़ायदा पहुँच सके। ठीक है, तो देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।